हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट हेल्प सेंटर। कैसे हैं सभी लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना? चलो बढ़िया है ना। इसी तरीके से लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाना है। स्टूडेंट हेल्प सेंटर आपके साथ हमेशा बना हुआ है। पढ़ाई एकदम इसी तरीके से करना है। लॉकडाउन को हॉलीडे की तरह एंजॉय नहीं करना है, हम लोग को सीरियसली होकर पढ़ाई करना है। चलिए आइए, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था कि टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जो बच्चे अभी तक नए न्यू हैं, वो अगर वेक्टर्स के बारे में नहीं जानते तो वो जाके लिंक को चेक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए आइए हम देखेंगे आज की हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए, तो बेसिकली दो तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। तो एक तरीका होता है ग्राफिकल और दूसरा एनालिटिकल, ठीक है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिटिकल तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी ग्राफिकल तरीके का अपना एक यूज़ है, एनालिटिकल तरीके का अपना एक यूज़ है। ग्राफिकल तरीका में क्या होता है कि हम लोग वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तरीके से ट्रीट करते हैं। तो सबसे बेसिक से अगर आप वेक्टर का सेंस लेना चाहे तो मैं फोर्स उसको एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो लेट्स सपोज कि अगर आपने इधर को 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि इधर के डायरेक्शन में आपका 50 न्यूटन फोर्स, ठीक। अगर मैं इसी चीज को इतने लेंथ में ऐसे बना दूं, इसका मतलब 100 न्यूटन फोर्स, सॉरी 50 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब मैं इसी लेंथ को डबल कर दूं, ऐसे ये ऐसा करके कुछ, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन फोर्स इन राइट वर्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि उसका जो टेल है, सॉरी हेड जो है, वो उसका डायरेक्शन शो करता है, और जो उसका लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम लोग कितना लेंथ बनाते रहेंगे। तो सिर्फ फॉर डायरेक्शन सेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज अगर हमको इधर फोर्स लगाना है तो इधर फोर्स लिख दिए मैग्नीट्यूड के साथ 50 न्यूटन, अगर इधर फोर्स लगाना है तो इधर फोर्स लिख दिए, ऐसे डायरेक्शन दिखा दिए 50 न्यूटन। इसका मतलब सर्टेन है कि 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब इसको एनालिटिकल एक तरीके से सॉल्व करने का हमारे पास सॉल्यूशन है कि फिर हमको ये भी नहीं बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में आपको लगा हुआ है। तो एक डायरेक्टली एक नोटेशन फॉर्म में हम लोग लिखते हैं और आपको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन वाले फोर्स या किस डायरेक्शन वाले वेक्टर की बात हो रही है। तो बेसिकली हम लोग इसको जो डील करते हैं, ये यूनिट वेक्टर की टर्म्स में बात करते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा वैसे यूनिट वेक्टर क्या है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसका, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का सेंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोला था कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, तो अब क्या बोलता है ये कि अगर आपका एक्स डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है। तो आप सिंपली इसको कैसे लिख दोगे, 50 आई। तो इसका मतलब सर्टेन है कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इन द एक्स डायरेक्शन। अभी इसी चीज को एक बार मैंने यहां पे बताया था, 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो आप इसके साथ क्या करोगे, वाई के लिए जो यूज होता है दैट इज जे कैप। तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिएगा, 50 जे कैप। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग इधर भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे बॉडी में, मतलब आगे भी खींच रहे हैं और ऊपर भी खींच रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 50 आई कैप प्लस 50 जी कैप। इसका मतलब 50 न्यूटन का फोर्स जो है वो राइटवर्ड भी लग रहा है और 50 न्यूटन का फोर्स जो है वो अपवर्ड्स भी लग रहा है, ठीक है। अभी जे डायरेक्शन एक और होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एनालिटिकल तरीके में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अगर मैं इसी चीज को, ये वाला इसको मैं इसको कंपोनेंट बोल दूं, इसको भी कंपोनेंट बोल दूं, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो बेसिकली ए वेक्टर को ही मान लिया, ठीक है। अब वेक्टर का जो नोटेशन है उसको कोई भी वेक्टर है, लेट सपोज वी, तो उसके ऊपर ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दे देते हैं, या इसी चीज को आपके एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, बोल्ड लेटर से लिख दिया है, ठीक है। वी बोल्ड कर दोगे तो दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर। तो अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, जिसमें कि कोई वेक्टर है ए, तो इसके ऊपर क्या कर दिया, एक डायरेक्टेड एरो सेगमेंट लगा दिया, ठीक है, एरो हेड जिसको हम लोग कह सकते हैं। अब इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा तो उसको आई के साथ लिख दिए, एक कंपोनेंट वाई में होगा तो उसको जे के साथ लिख दिए, एक कंपोनेंट जेड में होगा उसको हम लोग के लिख दिए।
अब ये जो है इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इज, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन कैसा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो अब हम आई जे के को अब ऐसा करके ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, चलो हटाओ कि हमको आई जे के बदले में एक ही वेक्टर बताओ। तो मान लो कि ए वेक्टर इधर एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन, 50 समथिंग 50, ठीक है, 50 कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। अब इसी का एक डायरेक्शन होगा यूनिट डायरेक्शन, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए कैप। तो अब इसके साथ जैसे ही आप ए कैप लगा दोगे तो इसका मतलब सर्टेन है कि 50 यूनिट हमको लेना है एक ही वेक्टर के डायरेक्शन में। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज वेक्टर जिसमें हम एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है। अभी इस चीज को यूनिट वेक्टर को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अगला सेक्शन है, जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब होता है वेक्टर्स का कुछ एक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी को डिस्कस के रिप्रेजेंटेशन के बाद अब उसे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। आइए करके हम लोग एक बार प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर जो है अपने आप में बड़ा खास क्वांटिटी है कि ये फ्री भी हो सकता है, बाउंड भी हो सकता है ना, और स्लाइड भी हो सकता है। अब इसका क्या सेंस है वो मैं आपको समझाता हूं कि वेक्टर्स कैन बी बाउंड, स्लाइडिंग एंड मूव्ड फ्रीली। ठीक है, तो बाउंडेड का क्या मतलब है कि अगर ये वेक्टर है, लेट्स सपोज इट इज ए वेक्टर, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और सेंस ऑफ डायरेक्शन दोनों क्या है, फिक्स है, देन द वेक्टर्स आर सेड टू बी बाउंड। स्लाइडिंग का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक, अब मैंने क्या किया, इसका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम रखा और इसी लाइन में फिर से क्या कर दिया, वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, तो भी वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी होता है। वेक्टर कैन ऑल्सो बी मूव्ड फ्रीली। इससे इसका क्या सेंस है कि लेट्स सपोज हियर इट इज ए वेक्टर, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है ये दोनों बदल सकता हूं। ठीक है, तो भी वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, और जो हम लोग इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर चेंज करने वाले हैं, किसी और लाइन में लेके जा रहे हैं, तो दैट लाइन ऑफ एक्शन शुड बी पैरेलल टू द ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन। हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करके इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब यहां से कुछ ऐसा। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेक्टर कैन बी मूव्ड फ्रीली। तो अभी भी ये वेक्टर और ये वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग वेक्टर्स में पढ़ना जरूरी था। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि दो वेक्टर्स के बीच के एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और वीडियो को शेयर करके हमारा मोटिवेशन